की इस अगली कड़ी में अर्जुन राम जी जो 44th रैंक से है वो सेलेक्ट हुए हैं, फाउंडेशन क्लास के है, वो स्टूडेंट है अपने। अर्जुन राम जी जैसलमेर ज़िले के लाठी गांव के रहने वाले हैं और पूर्व वायु सैनिक है। 20 साल की नौकरी वायु सैनिक के रूप में करके आए हैं। एक सर्विसमैन कोटे से जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। 2015-16 में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी अर्जुन राम जी खुद बताएंगे। 2015-16 में जब मेरा कोचिंग जोधपुर में हुआ करता था एडवांस्ड लॉ क्लासेस नाम से, तो वहाँ पे इन्होंने जुडिशरी के लिए मेरे यहाँ ज्वाइन किया था, फाउंडेशन कोर्स लिया था। मेरी जॉब लग गई थी उस समय या बाद में लगी? उसी बैच में लगी, उसी बैच में लगी थी। हाँ। मेरे आरजेएस में सिलेक्शन के आसपास, क्योंकि मैं आरजेएस बनने से पहले भी मेरा कोचिंग था जोधपुर में, वहाँ ज्वाइन किया क्योंकि ये वहाँ जोधपुर में ही अपनी एयरफोर्स सर्विस है वो कर रहे थे और लॉ भी इन्होंने जोधपुर से ही वो जैन व्यास यूनिवर्सिटी से अपने सर्विस के साथ साथ किया और उस एलएलबी के दौरान ही जुडिशरी का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये बाहर चले गए, एक बार तैयारी से कट हो गए। 2024 में इन्होंने फिर रीजॉइन किया यहाँ जयपुर, क्योंकि 2020 तक तो मेरा जोधपुर सेंटर चल रहा था। कोरोना पीरियड में मैंने जोधपुर में अपना कोचिंग बंद कर दिया और एक ही जगह जयपुर ही कंसंट्रेट किया। उसके बाद तो 2024 में ये फिर केडी एडवांस लॉ क्लासेस, जो नया संस्थान का नाम था, उसके अंदर टीचर वही थे, पढ़ाने वाला कोई, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ, तो इसमें एडमिशन लिया। ऑनलाइन कम ऑफलाइन इनकी कुछ सर्विस बाकी थी, रिटायर्ड ये अभी 6 महीने पहले ही हुए हैं, तो जब तक सर्विस में थे तब तक ऑनलाइन है वो ले रहे थे क्लासेस, और रिटायर होने के बाद जयपुर शिफ्ट हुए और ऑफलाइन क्लासेस भी एपीओ प्लस आरजेएस दोनों कोर्स थे इनके पास, उसको कंटिन्यू किया। एपीओ मेंस भी दिया था इन्होंने, बट वो रिज़ल्ट किसी कारणवश जो है वो सभी कैंडिडेट का 0 के बराबर है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हाँ, वो रिज़ल्ट है ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए उसमें तो बैठा नहीं, बट आरजेएस में मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू दिया और फाइनली 44th रैंक से सेलेक्ट हो गए। तो सबसे पहले तो अर्जुन राम जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। और एक 20 साल की नौकरी करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर जो है वो सीट निकालना वाकई काबिल है वो तारीफ़ है। और अर्जुन राम जी से जो है वो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में डिटेल से बच्चों को बताएं। और उस सफलता यात्रा में जो हमारी क्लासरूम स्टडी थी, स्टडी मटेरियल था, टेस्ट सीरीज़ थी, इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस थे, मॉक इंटरव्यू सेशंस थे, इन सब का जो है और पर्सनल जो मेरा गाइडेंस था, उन सब का इस एग्ज़ाम को निकालने में जो है वो क्या सहयोग रहा, क्या मदद मिली आपको, इसके बारे में वो है वो बताएं। यस अर्जुन राम जी आए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ये रखिए। यस अर्जुन राम जी, अब आपको जो है वो अपने उद्बोधन के माध्यम से सारी है वो कहानी 2015 से लेके और 25 तक की जो रही है वो तैयारी की और अल्टीमेटली आरजेएस 2025 में ये फाइनली सेलेक्ट हुई, उसके बारे में बताएंगे। यस अर्जुन राम जी। सबसे पहले संबोधन वही है कि सर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा, बलियारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। वही है कि मैं सर गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे एक लेमन गांव की उस परिस्थितियों से उठ के आया हूँ, 12th की गांव से की, कुछ नहीं, एकदम किसान परिवार से सर के संपर्क में आया और मुझे इस लेवल बनाया, उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ सर को। और आप सभी इंस्पिरेंट को, फ्यूचर के बनने वाले आरजेएस को नमस्कार। मेरी यात्रा तो, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आया था और कुछ पता नहीं था। मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी 2005 में, 12th की थी, 17.5 साल का बच्चा था, कुछ पता नहीं था, लेकिन जज्बा था, पढ़ने में ठीक था, ये तो है
क्रीम था। मैं स्कूल में भी था तो ठीक ठाक अच्छा था, फर्स्ट सेकंड रहता था। फिर मैं जोधपुर पोस्टिंग आ गया 5 साल के लिए। मैं जे के जम्मू कश्मीर काटने 3 साल वहाँ हार्ड एरिया काटने के बाद चॉइस मिलती है। उस समय मुझे LLB की एडमिशन कैसे लेना ये मैंने पता किया, कैसे करना कहाँ करना। तो मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया। सर के संपर्क में आया। सर वहाँ अपनी कोचिंग भी सर की थी, वहाँ गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा थे। मैं सेकेंड ईयर में था सर के वहाँ से, और हमारे घर के पास के ही है। तो सर ने मुझे फेवर किया, बोला आप आओ ज्वाइन करो, कुछ सीखो। बेसिक भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। सर ने वहाँ जो मेरी 2014-15 की सर के साथ जो फाउंडेशन है उसमें उस समय मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैंने 2017 का फॉर्म भरा RJS के लिए तब, लेकिन उस समय हमारी कुछ पॉलिसीज चेंज हुई कि हमें 20 ईयर्स मैंडेटरी सर्विस करनी है, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते। मैं कर नहीं पाया। जब मेरा लास्ट ईयर अभी रिटायरमेंट का तो फिर मैंने सर को एक टेक्स्ट मैसेज किया, सर अब आपकी अगेन मुझे मदद चाहिए। तो सर ने कहा बिल्कुल आपके लिए मेरे तहे दिल से स्वागत है, आप आओ। तो यहाँ आया, मैंने सर से कहा मैं तो सर सही बताऊँ प्रैक्टिकली मैं ज़ीरो हूँ। मेरे को किया था, अच्छी प्रिपरेशन थी 2014-15 में, लेकिन अभी 5-7 साल से मैं इससे बिल्कुल कट ऑफ हूँ और क्या करूँ। मतलब अर्जुन जी आप यहाँ आ गए हो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप जो मैं कहूँ ना वो करते रहो। फिर वो बन गया घोड़ा, नहीं हो तो जो बांध के उसके बगदी के आगे नहीं लगा देते ऐसे। सर ने कहा ऐसे चलना है, तुम उसी ये पढ़ो, ये पढ़ा, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, किया, ये टेस्ट लिखा। ऐसा नहीं मैंने इफ़ एंड दैट, मेरे क्वेश्चन था ही नहीं कि सर ने ऐसा बताया तो वाई शुड आई गो टू अकॉर्डिंग टू सर, नो आई हैव टू। वही था कि मैंने कभी लोगों ने कहा कि यार वो तो बस बोर्ड पे लिखाते उससे क्या होता है। तो मैंने उनको यदि मैंने कहा ऐसा है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपके ग्रेजुएशन में या उससे पहले नहीं है फिर तो मुश्किल, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर आप करके आओ। बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। मैंने APU का फर्स्ट टाइम मैंने प्री दिया, सर के गाइडेंस में दिया, मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस दिया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ न कुछ उसमें हुआ है, बाकी हो नहीं सकता मेरा APU क्लियर नहीं हो सकता उन्होंने हिंदी का पेपर ऐसा घुमा के दिया। बाकी मैं कहता हूँ इनका कट ऑफ 163 है, मेरे 163 लॉ में उससे ज़्यादा आए होंगे। अब जब आ जाएंगे मार्क्स आ जाएंगे तो आई कैन प्रूव इट, नॉट एन इश्यू। और सर उसके बाद यहाँ मैंने फिर साथ के साथ मैंने फाउंडेशन का इसका ले रखा था। मैं उस समय केरला पोस्टिंग था लास्ट के 1 साल, जब सर से यहाँ से शुरू की मैंने मार्च 2024 से मैंने सर के कॉन्ट्रैक्ट में वापस शुरू की। तो वहाँ मेरे नोट्स वगैरह वहीं आ गए केरला में बाई पोस्ट, तो वहाँ पढ़ रहा था ऑनलाइन। फिर मैं फरवरी से यहाँ ज्वाइन किया, फरवरी 2025 से ऑफलाइन। तो सर हर चीज़ में सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और इनकी मैं कहता हूँ कि इनकी तो आप डिस्क्लोज करने वाले कि लास्ट के 4 दिन मैंने सर के कॉम्बो जो देते 7 पेपर वही पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ कॉम्बो पढ़े। और APU वाले में भी क्रिमिनल का तो मेरे आई थिंक सो 80 से 90% आया था, और सिविल का 70% आया था। और अभी भी RJS में मैंने लास्ट के 8 दिन तक, उसमें 4 दिन पढ़ा था, इसमें 8 दिन लास्ट तक मैंने कुछ नहीं, सिर्फ सर के कॉम्बो उसी को रिवीजन किया। 1 2 3 5 6 जितने तक हो सकता था रिवीजन किया। और इन 7 पेपर में से भी 70 से 80% वही क्वेश्चन आए जो डिट्टो आए हैं, कुछ घुमा के आए, बाकी डिट्टो वही क्वेश्चन आए सर के। बाकी करो तैयारी, अच्छा प्लेटफॉर्म है, समय भी नहीं लगे यदि यहाँ से आप, लेकिन आप इफ़ एंड इधर उधर डाइवर्ट हो गए तो समटाइम्स हो सकता है। यदि डाइवर्जन नहीं लोगे, जो कह रहे हैं वो आप, मैं कह रहा जज बनना था वो बगदी वाले घोड़े बन जाओ, बस कह रहे हैं उसको फॉलो, ब्लाइंडली फॉलो करो कि नहीं कि हमें करना है यही। सर कह रहे हैं, यहाँ हरीश सर कह रहे हैं, ललित सर कह रहे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है सर, बहुत कोऑपरेटिव है बंदे, एवं रवि सर, ओम प्रकाश जी, आवरदान जी, सब अच्छे हैं। मैं तो अब यहाँ क्या है, इनके परिवार के सदस्य जैसे, मैं बस सामने PG में रहता था, ये क्या नाम, बारिया PG में। तो बस वॉकेबल डिस्टेंस आना, क्लास अटेंड करना, वापस जाना। फिर और मैंने APU में 40 के 40 इन्होंने दिए थे ये टेस्ट सीरीज़ के, यहाँ बैठ के लेके 40 के 40। और इसमें RJS में भी जितने भी इन्होंने सर ने दिए, लास्ट में ज़्यादा हो गया तो 5-7 छूट गए होंगे आई थिंक सो। बाकी मैंने पेपर यहाँ बैठ के लिखे सब।
सर कहते 3 घंटे का, वो 4.5-5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना। आप लिख लिख के है ना हाथ दुखने लग जाएंगे, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, लेकिन करोगे तब होगा। और मैं तो ये इंस्पिरेशन एक्चुअली डिफेंस से था, तो वो हम टफेस्ट मेक फॉर टफेस्ट टास्क के लिए बने हुए हैं। वो हमें हमेशा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर करता रहा कि नहीं। और आपके माता पिता का आशीर्वाद, उनसे हमेशा उनकी दुआएं आपके साथ में रहेगी। बिल्कुल आप मेहनत करो, आप अपने गोल को अचीव करोगे। हो सकता देर है, अंधेर नहीं होगी। वंस अगेन केडी सर को थैंक यू, धन्यवाद। मुझे अर्जुन राम जी, कई बच्चे जो है वो, मेरा एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है क्लास के स्टार्टिंग में, तो ऑनलाइन वाले आधे नहीं जुड़ते हैं उसमें, ऑफलाइन वाले भी वो ख़त्म होता है उसके बाद चुपचाप आके बैठ जाते हैं। बहुत इफेक्टिव, उस सेशन का क्या बेनिफिट है आपके? बहुत इफेक्टिव, मैथ्स एग्जाम बहुत ही इफेक्टिव। मेरे को स्पेशली मैं सबसे लास्ट में बैठता था, लेकिन वहाँ तक माइक पहुँचता था। मैं सोचता कि आज निकल जाए, आज निकल जाए, नहीं पहुँचता था। हर एक बच्चे को अटेंड करते हैं सर, और वो मेरा इफेक्टिव। उससे क्या, मेरे को कल ये डर होता था यार, सब बच्चों के बीच में मेरे को आंसर नहीं आया ना, तो खुद से भी फील होता था। मैं मेरी मेहनत पे भी शर्म आती थी, फिर मैं यहाँ बैठ के कर क्या रहा हूँ। यदि सर से फेस नहीं कर रहा हूँ तो आगे कल के दिन इंटरव्यू बोर्ड आएगा, मेरे एग्ज़ाम आएंगे, उनको कैसे फेस करूँगा। तो शुरू के 10-15 दिन मैं डरता, पीछे बैठता, लेकिन धीरे धीरे फिर आया कोई कंफर्टेबल। मैं क्योंकि तैयारी करके आता, कल का आज पढ़ा, सेम डे रिवीजन किया, सुबह आए तो हो सकता है 10 पॉइंट है। एक दिन मेरे से पूछ लिया कि 9th कंटिन्यूसली 9th ग्राउंड डाइवर्स मुस्लिम वुमेन्स के डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम के ग्राउंड्स बताओ क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो 7-8 आ रहे थे, कोई नहीं ऐसा नहीं करो। बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए प्रोडक्टिव वो सेशन रहता है, हाफ एन आवर का होता है, वो प्रोडक्टिव सेशन है, उसको आप अच्छे से अटेंड करो, हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये तो डायरेक्ट ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को। वो तो मैंने सर अभी कहा, लोगों ने कहा कि ये तो रटाते हैं क्या है ऐसे, लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ आए हो, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हो तो आई थिंक सो, आई एम सॉरी। बाकी आपको क्रैक करना, आरजेएस बढ़ना है, जुडिशरी में निकालना है, यूपी एपीयू वॉट एवर में भी जेल हो, तो ये ज्वाइन करो। यदि कॉन्सेप्ट आपके यदि कॉलेज में क्लियर नहीं करके यहाँ सर बैठ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे तो मैं आई थिंक सो फिर तो आप में कमी है, यहाँ इंस्टीट्यूट की कमी नहीं हो सकती। मेरे को ये कहा लोगों ने कि ये तो क्या नॉर्मल डायरेक्ट पढ़ाते हैं, वही डायरेक्ट है जो लिखोगे तभी आपके नंबर आएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट का क्या रोल समझ में आया आपको, प्रीलिम्स और मेंस वगैरह में? आपको डायरेक्ट ही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैंने 2024 का एज ए मेरा एक्समैन का था नहीं, फिर मैंने एज ए नॉर्मल कैंडिडेट प्रैक्टिस के लिए दिया, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस दिया था, उसमें मेरे को आए थे 85 नंबर सब मिला के। मैंने फिर RTI से कॉपियाँ मंगवाई, क्या है आपकी डायरेक्ट है, कीवर्ड्स है तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आप घुमा के कितना भी क्या आपका थ्योरी लिख दो, आपके कॉन्सेप्ट लिख दो, नंबर नहीं देते हैं वो। डायरेक्ट की लैंग्वेज है, नॉट विथ स्टैंडिंग यदि लिखा है तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा मार्क्स, वो नहीं लिखा और आपने घुमा के इधर उधर लिखे हो तो मार्क्स देते नहीं है। तो एक्चुअली मैं तो ग्रामीण परिवेश से था, तो पहले तो हिंदी थी, लेकिन फौज ने अंग्रेजी सिखा दी। मैं लॉ मैंने इंग्लिश मीडियम से की, एग्जाम मेंस इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश से लिखा। बाकी मेरी ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से है, 9th 10th सभी सब गांव की स्कूल से हिंदी से हो रखी। लेकिन मैंने LLB क्यों ली थी कि वहाँ पर कहते हैं परसेंटेज जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छे बन जाते हैं, इसीलिए इंग्लिश लेते रहो, फिर इसी में कंटिन्यू। तो दिक्कत क्या हुआ, वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में पहले तो कुछ बातें हिंदी में बोली, कुछ इंग्लिश में बोला, ऐसे कैसे। तो मैंने कहा सर ऐसे ये जो अभी कहानी बताई, मैं सर मैं तो ग्रामीण परिवेश से हिंदी पढ़ा, फिर इंग्लिश लॉ में स्पेशली मैंने इंग्लिश पढ़ी, तो अब आंसर एकेडमिक आंसर मैं इंग्लिश में दूंगा, बाकी आप कह रही है मैं हिंदी में कर लूँगा। तो कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में आपको? इंटरव्यू में सर मेरे को 15 मार्क्स मिले। मेरे भाटी सर का बोर्ड था, लेकिन एक RPSC की मैम थी, वो साइकोलॉजिस्ट बड़े 15 मार्क्स इंटरव्यू में तो मार्क्स कम दिए, मतलब उन्होंने सिलेक्शन वाली लिस्ट में नहीं डाला था। ये तो मेंस के नंबर अच्छे थे इनके, और एक्स सर्विसमैन का कोटा। इंटरव्यू कॉल मेरा ही हो रखा था, तो थोड़ा मेरा सीना चौड़ा ही था, मैं जाऊँगा जितने भी देंगे, क्या मेरे इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स मिला के ऑलरेडी मेरे एक्स्ट्रा थे, उससे ज़्यादा थे। मेरे को 112 नंबर चाहिए थे सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स, तो मेरे 116 रिटर्न में आ रखे थे।
तो फिर गया था वहाँ, मैं बोल ह्यूमन राइट से पूछा था कुछ? नहीं, ह्यूमन राइट से कुछ नहीं पूछा। तो स्पेशलाइजेशन पे नहीं आए? नहीं, मैंने LLM HR से किया, लेकिन कुछ नहीं पूछा उन्होंने, तो कुछ अलग से घुमाया कहा। अच्छा। नहीं, और स्पेशली इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगा, मैंने यहाँ 6 मॉक इंटरव्यू दिए, 6 में से मेरे वहाँ पूछे कम से कम 80% वही क्वेश्चन पूछे गए जो सर ने पूछे। जैसे मैं डिफेंस पर्सन से, तो आर्टिकल 33 के रिगार्डिंग पूछा गया कि रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, आप कहाँ फेस करते हो। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग सर ने पूछा, रिट का पूछा था सर ने, पाँचों पूछा। कुछ जीके के सर ने पूछा था कि सबसे बड़ी नदी कौन सी, वही सेम ऐसे पूछा भाटी सर ने कि सबसे बड़ी राजस्थान की नदी कौन सी। हाँ, कुछ चीज़ें पता होती, लेकिन वहाँ पे है ना एक दिल धड़कता है, तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, आपको पता है लेकिन भूल जाते हो। लेकिन कोई नहीं है, मेरा ओवरऑल इंटरव्यू मैं सेटिस्फाई था कि हाँ अच्छे से रिप्लाई दिया। थैंक यू सर। तो सिलेक्शन के बाद कैसा महसूस कर रहे हो आप? सीमांत जिला है जैसलमेर आपका, ऑब्वियसली वहाँ से आपका अकेले का सिलेक्शन हुआ है, क्या खुशी की लहर चल रही है चारों तरफ आपके गांव लाठी? अखबारों में, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पे, परिवार में और छाए वही है, यही चल रहा है बस। स्टेटस में मेरे गांव में ऐसा जो मुझे जानता नहीं, वो आज अपने स्टेटस में लगा के घूम रहा है, ये हमारे भाई साहब है। मैं बिल्कुल आपके भाई साहब है, कोई चिंता नहीं, आपको करेंगे। बैठिए। थैंक यू। तो अर्जुन राम जी ने पहले तो 20 साल देश की सेवा की वायु सैनिक के रूप में, और अब न्यायपालिका में जो है न्यायिक सेवा के सदस्य बनकर और राष्ट्र की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। इनके जज्बे को सलाम और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना वो देते हैं। ये अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में, एक डिसिप्लिन ऑफिसर के रूप में कार्य करें और न्यायपालिका में प्रमोशन आदि के माध्यम से जो है उच्च पदों पर आसीन हो और अपने जजमेंट के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा जो है वो ये जाने जाए कि ये जो है वो बहुत अच्छे है, वो जज है या जज है वो रहे, उनके रूप में इनकी है वो पहचान हो। इस तरीके की प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।